अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके मतलब कि लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने जो है वो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखें कि हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है। देखो, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वहाँ पर हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इवॉल्व मतलब रिलीज़ होगी। ठीक है, तो किन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज़ होगी, किन में एब्जॉर्ब होगी, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, देखो अगर तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है तब क्या होता है कि हीट जो है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, रिलीज़ होती है। लेकिन अगर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या होगा कि सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी, यानी कि हीट जो है वो रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कब जो है वो हीट एब्जॉर्ब होनी है या फिर रिलीज़ होनी है। ठीक है, वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, और ये बात हम तब करते हैं जब हमारे पास जो इक्वेशन, जो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन बनाई हुई है उसी के मुताबिक अगर रिएक्शन हुआ है, यानी कि जितने मोल हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए थे, जितने हमने मोल्स जो है वो रिएक्टेंट के लिए थे, सब ने रिएक्ट किया हो और प्रोडक्ट बनाया हो। ठीक है, तब जो हीट एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी उसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड or absorbed in a chemical reaction when molar quantities are same as shown in the chemical equations। ठीक है, पहले क्या होता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन किया जाता है उससे पहले क्या होता है कि उसकी जो है वो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाई जाती है और उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। तो जो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितनी हमने क्वांटिटीज़ रिएक्टेंट की ली थी, अगर वो सब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही हैं, उसके दौरान जो हीट इवॉल्व हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है उसे हम कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, या सिंपली इसको हम इंथाल्पी भी कह देते हैं। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहे हों। नेक्स्ट देखें कि अब एक होती है स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। ठीक है, इंथाल्पी समझ आ गया ना, हीट ऑफ रिएक्शन को हम बोल रहे हैं। स्टैंडर्ड मतलब अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे कर रहे हैं, यानी कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर जब रिएक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो वो 25 डिग्री सेल्सियस था और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपने 180 m रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब कंडीशंस जो हैं वो आपने स्टैंडर्ड ले ली हैं। ठीक है, एसटीपी कंडीशंस ली हैं, तो तब उस इंथाल्पी को या उस हीट ऑफ रिएक्शन को आप बोलोगे स्टैंडर्ड इंथाल्पी। ठीक है, सो देखें, हीट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाउन एज स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। ठीक है, इंथाल्पी समझ आ गया ना कि उसे वो हीट ऑफ रिएक्शन को कहते हैं। ठीक है, हीट को बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मतलब अगर स्पेसिफिक कंडीशंस पे कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि आप 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर लो और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलेंगे। ठीक है, और उस कंडीशन पर जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो स्टैंडर्ड इंथाल्पी होगी। ठीक है, और या फिर ये कह लो कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज। ठीक है, चेंज कैसे फाइंड करना है ये भी हम देखते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल एच नॉट के साथ। ठीक है, तो ये डेल एच हो गया चेंज इन हीट, और नॉट जो है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इन स्टैंडर्ड कंडीशंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स हैं। देखो, अगर हम फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वहाँ पर क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ये बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज़ होती है वो होती है 393.5 किलो जूल। इतनी हीट जो है वो रिलीज़ होती है। अब मैं कह रही हूँ कि हीट जो है वो रिलीज़ होती है, यानी कि ये कैसा रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हीट रिलीज़ होगी। तो चाहे हीट रिलीज़ हो रही है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट कैसे थे और आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा बन रहा था। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन थे, ये क्या है कि यानी कि ये दोनों जो है वो स्टेबल नहीं थे।
ठीक है। यहाँ पर इनकी क्या थी, हीट बहुत ज़्यादा थी, जितनी हीट ज़्यादा होगी तो वो स्टेबल उतना ही कम होता है। तो अगर ये कंबाइन कर गए हैं तो क्या होगा कि इनकी हीट जो है वो कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर आकर ये स्टेबल हो गया। ठीक है। अब सिस्टम में क्या होगा कि सिस्टम में जो रिएक्टेंट हैं उनकी हीट ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की हीट जो है वो कम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा हीट को, तो फिर सिस्टम क्या करेगा, खुद में से हीट जो है वो रिलीज़ करेगा, वो हीट सिस्टम टू सराउंडिंग मूव की है। ठीक है। सो ऐसे रिएक्शंस जो होंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे और इनको हमेशा हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंज इन इंथाल्पी है या स्टैंडर्ड चेंज इन इंथाल्पी है वो रहेगी -393.5 किलो जूल। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड आप वर्ड कहोगे, क्योंकि ये देखें ये साइन ही आपको शो कर रहा है। ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर किया गया था और 1 ATM प्रेशर जो है वो यहाँ पर रखा गया था। ठीक है। और इस रिएक्शन के दौरान इतनी हीट जो है वो रिलीज़ हुई। नेक्स्ट देखें कि अगर आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड आप बनाना चाह रहे हो, तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों कंबाइन करेंगे, इससे हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो हीट रिक्वायर होती है, हीट जो है वो चाहिए होती है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि सराउंडिंग से सिस्टम में मूव करेगी हीट। ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन में हम कह रहे हैं ना कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी, यहाँ पर सराउंडिंग से सिस्टम है। सो ये कैसा रिएक्शन होगा, ये होगा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही है। तो इस एंडोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हुई और वो कितनी हुई, 53.8 किलो जूल। ठीक है। यानी कि इसका जो डेल H0 है वो 53.8 किलो जूल रहेगा। सही है। सो देखो यहाँ पर दोनों टाइप के रिएक्शन हो गए, यानी कि रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, और रिएक्शन ऐसा भी हो रहा है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। किसी भी टाइप का रिएक्शन जो है वो हो सकता है, और हर रिएक्शन के लिए जो हीट है, जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो स्पेसिफिक होगा, या जो इंथाल्पी है वो स्पेसिफिक होगी। ये नहीं हम कह सकते कि सबके लिए जो है वो सेम कंडीशन है तो सबकी हीट जो है वो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, सबकी वैल्यू सेम होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। अब आपने यही जो रिएक्शन बनाए हैं, यानी कि अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है सपोज, तो इस रिएक्शन को आप रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है। अब आप रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव साइन से शो करवाना है। एनर्जी जो है वो इतनी ही रहेगी, सिर्फ आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे। ठीक है। और ये रिएक्शन जो है उसको रिवर्स कर दोगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो रिएक्शन का टाइप जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन करवाना चाह रहे हो तो इससे हाइड्रोजन और आयोडीन बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है। एनर्जी इतनी ही रिलीज़ होगी 53.8 किलो जूल। ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, वहाँ पर साइन जो है उसको चेंज कर देना, उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा फिर -53.8 किलो जूल। सही है। तो रिएक्शंस जो है वो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। इस पर जो है वो डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम चाहते हैं कि कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी, ये कैसे जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि पहले आपने देख लेना है कि रिएक्टेंट की जो हीट है उसकी वैल्यू कितनी थी, और बाद में जो है वो प्रोडक्ट जब बन के आया तो उसकी भी हीट जो है वो आपने देख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट में कितनी जो है वो हीट थी वो आपने उसकी वैल्यू लिख लेनी है, और हीट ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू लिख देनी है। दोनों को माइनस करोगे, इससे आपके पास चेंज इन हीट या फिर चेंज इन इंथाल्पी जो है या हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस तरह फाइंड हो जाएगी। ठीक है। सो देखो, हीट इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। तो ये मैंने अभी बताया कि कोई किसी भी टाइप का रिएक्शन जो हो सकता है, या वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, डिपेंड करता है कि आप डिकम्पोजिशन करवा रहे हो या फॉर्मेशन करवा रहे हो, किस टाइप का रिएक्शन था, रिएक्टेंट कौन से थे, इन सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखें कि अभी मैंने कहा कि स्टैंडर्ड जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन भी होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी भी बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपने ये देखना है कि अगर आप गैस के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो 1 ATM आपने रखना है। ठीक है। किसी भी गैस के लिए। उसके बाद आपके पास कोई भी एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है कि 1 ATM प्रेशर होना चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर 298 केल्विन आप कह लो।
ठीक है। और उसके अलावा अगर आप किसी भी सब्सटेंस की एक्वस सोल्यूशन में बात करें तो वो हमेशा ऐसे 1 मोलर जो है इस टर्म में होगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि फ़ॉलो करनी पड़ती हैं जब भी एक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है, या फिर जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हो, जब आपने स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज जो है वो फाइंड करना है, सो इन कंडीशंस को जो है वो फॉलो किया जाता है। उसके अलावा ये जो इंथाल्पी है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मतलब कि ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है रिएक्शन जो है वो कैसा है। अगर आप किसी चीज़ की फॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो आप कहोगे मतलब कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में जो है वो वेपर्स आप बनाना चाह रहे हो, मतलब किसी लिक्विड को जो है वो वेपर्स में चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सबकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो 1 बाय 1 हम सबकी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।